कि जो प्रिएम्बल है वो कैसे शुरू होता है, ठीक है? पर यहाँ पर देखो डेट देखो, कब बना इनका संविधान? 2 90 years. क्योंकि क्योंकि आपने देखा था कौन जेल से कब बाहर निकले थे? 92. हुँ, चलिए। गाइज़ आपके उसमें से किसी के उसमें से डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप लोग म्यूट करिए अपने आप को, ठीक है? जब क्वेश्चन है तभी अनम्यूट करिएगा। चलिए, आगे देखिए, अब यहाँ पे ज़रा पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? कि न्याय का ये दिख रहा है आपको न्याय का सिंबल है, जस्टिस का सिंबल है और इसमें आपको दिख रहा है सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए रंग भी देखिए गोरे, काले, महिला, पुरुष सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि कोई भी राक्षस, कोई भी शैतान नहीं होता है। ऐसा संविधान बनाया जा रहा है, जिसमें सभी के लिए सॉल्यूशन दिया जा रहा है और कोई भी शैतान नहीं है। इसीलिए याद रखना, ऐसा वर्ग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ऐसा वर्ग या ऐसी कम्युनिटी जो आगे चल के शैतान बन सकती है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है किस नाम से? माइनॉरिटी के नाम से। किस नाम से? अब इस बात को कैसे मैं समझाऊँगा? भारत के हिसाब से समझाऊँगा, भारत के इतिहास से। देखो ऐसा हुआ जब आज़ादी हुई, तो आपको पता है बड़ी मार-काट हुई थी, ठीक है? आपने गदर मूवी देखी होगी, हिंदू-मुस्लिम हो गया था बड़ा भयंकर वाला। और आपको पता है जब अब कुछ मुस्लिम्स जो थे वो भारत में रहे, है ना? और ये बात श्योर था कि उनको नुकसान हो सकता था क्योंकि वो हिंदुओं के लिए क्या बनने वाले थे? शैतान। मेजॉरिटी किसके पास थी? हिंदू के पास या मुस्लिम के पास जब हमारा भारत आज़ाद हुआ? Hindu. बताइए। हिंदू। और आप मुझे बताइए कभी आपने देखा होगा जैसे आई वाज़ इन मोहाली, तो मोहाली में हुआ क्या था कि लोकल जो पंजाबी लड़के थे उनकी एक लड़ाई हो गई थी यूपी के लड़कों से और यूपी के लड़कों ने उनको मार दिया जान से, लड़ाई में हो गया होगा। तो पता क्या हुआ इवेंचुअली क्या हुआ यूपी वाले ज़्यादा सब्जी के ठेले-वेले लगाते हैं ना और मोहाली में तो ये हालत है कि यूपी के लोगों के पास बिल्डिंग है आज क्योंकि पंजाबी लोगों ने क्या कर दिया है ड्रग्स के चक्कर में अपनी सब ज़मीनें बेच दी हैं, आप जानते ही हैं। और ये ज़मीनें किसने खरीद दी है? सब यूपी वालों ने। कभी आप मोहाली साइड आएँगे आप देखिएगा वहाँ पर यूपी वालों की बिल्डिंग है। जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं, जितनी भी वहाँ दुकानें हैं किराने की सब यूपी वालों की है। तो इस चक्कर में क्या हुआ जितने भी पंजाबी थे उन्होंने क्या करा यूपी वालों की दुकानें बंद कर दी, तोड़-फोड़ कर दी, यूपी वालों को मारने लग गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि एक समय आप क्या बन जाते हैं शैतान बनने लगते हैं जब ये कम्युनल राइट्स होते हैं। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए क्या बनने लगती है? शैतान। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. अब क्या होता है कि अब यहाँ पर क्या था, जो अपार्थाइड सिस्टम था जिसमें कालों ने बड़ा शोषण सहा था, गोरों का, अब जब सत्ता कालों के पास आ रही है ना? तो अब इनके लिए शैतान कौन बन सकते थे? गोरे। कौन बन सकते थे? गोरे। तो अब उन गोरों को कैसे प्रिज़र्व किया जा सकता है? संविधान कैसे प्रिज़र्व करता है? माइनॉरिटी से। कैसे प्रिज़र्व करता है? Minority. माइनॉरिटी। माइनॉरिटी से, ठीक है? तो यहाँ पर समझ में आ गया ना आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि असल में माइनॉरिटी होता क्या है? वो एक डेमन से क्योंकि कहीं न कहीं वो डेमन बन सकते हैं आगे चल के तो उनको प्रिज़र्व किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब देखिए साउथ अफ्रीका का प्रिएम्बल की शुरुआत देखिए क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर ये देखो टैली करता है। तो यहाँ से पता चलता है कि जब साउथ अफ्रीका अपना संविधान बना रहा था, जैसे हमारे उसमें कहा जाता है कि हमने जब संविधान बनाया तो हमने 60 देशों के संविधान को समझा। कितने देशों के? 60। वैसे ही इसने भी संविधान को पढ़ा होगा तो यहाँ पर दिखता है कि झलक किसकी दिखती है? इंडिया की। इन किसकी? तो इंडिया से काफ़ी खुश हुए ये लोग, ठीक है? और इंडिया इनके लिए एग्ज़ाम्पल था भई। 1950 में संविधान लागू हो चुका है और 1992 के बाद इनका कार्यक्रम चला था संविधान बनाने का, तो कितने साल हो गए 42 इयर्स? येस और नो? और 42 इयर्स तक भारत ही ऐसा देश है जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और ऐसा देश है जिसने इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी भारत अखंड रहा, टूटा नहीं। तो इसीलिए हमें झलक दिखती है भारत के संविधान की, कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ये आप अपने मीम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी भी आपको अपने संविधान के बारे में लिखना है, उसकी जब आपने तारीफ़ करनी है, तो तारीफ़ कभी भी बटरिंग नहीं होनी चाहिए। तारीफ़ हमेशा जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें कॉपी दिख रहा है ना भारत का? तो यहाँ से आप कह सकते हो भारत का संविधान की खूबसूरती है और उसको कहाँ? कौन-सा प्रेमर उठा सकते हैं, कौन से देश का? साउथ अफ्रीका। ठीक है? चलिए, अब वी द पीपल ऑफ इंडिया को ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया को अगर मैं समझ गया, तो मैं वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका भी समझ गया, राइट? तो आइए ज़रा समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया या ऑफ द साउथ अफ्रीका और लास्ट में होता है एक लाइन और याद रखेंगे, गिव आवरसेल्फ To this टू दिस constitution. ऐसा लिखा है कुछ नीचे? Yes, हाँ sir. जी सर। अब देखो इसमें एक स्टेटमेंट मैं ये लिख रहा हूँ जो जस्टिफाइड है, जो बिल्कुल सही है और एक मैं गलत लिख रहा हूँ समझने के लिए। गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और ध्यान देने वाली बात है मैंने 2 को स्किप कर दिया है, जो कि गलत है फिर भी मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। चलिए आप में से कौन मुझे समझाएगा कि दोनों से क्या डिफरेंस हो गया? अगर मैं नीचे वाला लिखता तो क्या फ़र्क होता? सोचो। सर हाँ जी। सर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहली बात। हुँ। और जो गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये आ जाएगा कि हम अपने आप को संविधान को दे रहे हैं। अच्छा पहला वाला क्या कह रही है? पहला वाला हिंदी में क्या कह रही है? एक बार फिर बताना। सर पहली तो न्यूट्रल स्टेटमेंट है। ओके गुड और दूसरा? यस सर। दूसरे में ऐसा आ रहा है कि गिव आवरसेल्व्स कि हम अपने आप को संविधान को दे रहे हैं। नहीं ओके। यही है ना? अब देखिए बाकी लोग भी एग्री करते हैं या कोई इससे थोड़ा अलग बात करना चाहता है? मैं चाहता हूँ डिबेट करिए गाइस क्योंकि ये क्लास आपकी मीम्स राइटिंग बहुत अच्छी करने वाली है। कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जैसे हमारी अक्षिता जी ने ये बताया कि पहला वाला न्यूट्रल है और दूसरा वाला है कि हम अपने आप को संविधान को समर्पित करते हैं। यही है ना अक्षिता जी? यस सर। बाकी लोग कोई इसी बात से एग्री करते हैं या कोई ऐसा है जो इसमें थोड़ा-सा कहता है नहीं सर इसमें थोड़ा-सा ये चीज़ हम कर सकते हैं? कोई है आंसर किसी के पास? येस और नो?
चलो, इसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अक्षिता जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, नो डाउट, सही है बिल्कुल, ठीक है। पर इसको अक्षिता जी न्यूट्रल मत बोलो। न्यूट्रल बोलने से बेटर आप इसको बोलो ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या करता है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन, टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड मैं इसकी इंक बदल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पीपल, हम लोग। तो गिव टू अवरसेल्फ में ये ऐसा भी हमें दिखाई देता है और ये ऐसा भी हमें दिखाई देता है कि हम अपने आप को संविधान को समर्पित करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमें कैसा जस्टिफाइड देता है? हम अपने आप को किसको समर्पित करते हैं? संविधान को। या एक और मतलब निकल के आता है कि हमने अपने आप को संविधान को समर्पित किया या संविधान ने अपने आप को किसको समर्पित किया? हम पे। यानी कि ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। इसी आधार पे अक्षिता जी ने इसको इक्वल बोला, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 एप्पल हैं, आपके पास भी 2 एप्पल हैं। 1 एप्पल मैंने आपको दे दिया, तो मेरे पास कितने रहे? 1, और आपने भी मुझे 1 एप्पल दे दिया, तो आपके पास कितना रहे? 1, पर इवेंचुअली आपके पास 1 बढ़ गया, मेरे पास 1 बढ़ गया। तो गिव एंड टेक में सिचुएशन क्या हो जाती है? 2 इक्वल्स टू 2. इसीलिए अक्षिता जी ने इसको इक्वल बोला, जो बिल्कुल लॉजिकल है, नो डाउट। बट मैंने बोला इसको आप इक्वल के बदले क्या बोलिए? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट में गिव एंड टेक होता नहीं होता? Yes, sir. Give and take relationship. है ना? देखिए आप मुझसे पढ़ते हैं, तो ना मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, ना मुझ पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे पे कर रहे हैं, राइट? और जो आप मुझे पे कर रहे हैं, मैं आपको क्या दे रहा हूँ? अपनी तपस्या, तपस्या ही बोलूँगा मैं इसे, ठीक है? तो व्हाट आई मीन टू से अगर इसको एक बिज़नेस वाइज़ देखा जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जो किसी में कोई एहसान नहीं करता, राइट? हाँ, इमोशनली हम अलग हैं। इमोशंस में हम एक-दूसरे के लिए जैसा एक होता है पढ़ाना, हाँ भाई पढ़ा दो बस खत्म करो। एक होता है इंटरेस्ट लेके पढ़ाना, राइट? वो चीज़ें अलग होती हैं, पर एक इकोनॉमिक वाइज़ देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गिव एंड टेक, और गिव एंड टेक हमेशा क्या बनाता है? इक्वल। क्या मैं समझा पाया यहाँ तक आप लोग को? Yes, sir. येस और नो? Yes, sir. तो पहला वाला स्टेटमेंट हमें लॉजिकली तो इक्वल्स ही बताता है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, पर मैंने बोला इसको क्या ऐड ऑन कर देंगे? Contract. और याद करो मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इस्तेमाल क्यों करा? क्योंकि संविधान की शुरुआत ही किससे हुई है? एसओएन को, स्टेट ऑफ नेचर को, जो इसमें कमियाँ थी स्टेट ऑफ नेचर की, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक सोशल। Contract. तो वी द पीपल में, और जो ये नीचे वाली लाइन है गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्या दिखाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने भी संविधान को समर्पित किया है और संविधान ने भी हमने आपको समर्पित किया, मतलब आदान-प्रदान कर रखा है। ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? येस और नो? Yes, sir. अक्षिता जी आपको क्लियर है? किरण जी? Yes, sir. Yes, sir. मनीष? यस सर। ठीक है? अभी जब आपको मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगा, है ना? क्योंकि इसमें से काफ़ी लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं। जैसे एसओएन 3 लोगों ने दिया था, वो 3 कौन-कौन थे? Hobbes, Locke और रूसो. रूसो, ठीक है? जब आप लोग इसको पढ़ लोगे तो और समझ में आएगा। तो यहाँ से सबसे इंपोर्टेंट तो है कि वी द पीपल आपने पढ़ लिया है। वी सॉरी गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, राइट? चलिए, अब दूसरा हम देखते हैं वी द पीपल, इसका क्या मतलब होता है? जो स्टार्टिंग में लिखा है वी द पीपल, जो हमारे अफ्रीका में भी लिखा है। इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? और अक्षिता जी? Yes, sir. गुड, यू आर डूइंग गुड, हाँ, अच्छी बात है। इस लेवल का अगर नॉलेज आप ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब वी द पीपल में आइए ज़रा, वी वी द पीपल से कौन समझाएगा? अक्षिता जी, यू वांट टू ट्राई? सोचो, सोचो, कोशिश करो। कोई बात नहीं, यहाँ गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है। हमारे संविधान की ये लाइन क्या हमने यूएसए से ली है? हुँ? ये स्टेटमेंट मेरा सही है? यूएसए में भी ऐसी शुरुआत होती है? क्या वो सब चुप-चुप से क्यों हैं? वी द पीपल क्या है ये? क्यों है? सर ये तो ये था ना कि हम भारत के लोग, जैसे कि जिसमें चाहे माइनॉरिटी आए चाहे मेजोरिटी आए, जो भी होंगे वो सभी होंगे, सभी को इंक्लूड किया जाएगा. एब्सोल्यूटली, ठीक है, गुड। यहाँ पर वी द पीपल का मतलब है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? भारत के लोग. भारत के लोग। और ध्यान से समझना, इसी से समझ में आ गया कि असल में जो सत्ता है, असल में जो पावर है, वो किसके पास है? लोगों के पास. तो किसने जन्म लिया? लोकतंत्र. ठीक है? वी द असल में जो रियल पावर किसके पास होती है? लोगों के पास। इसीलिए कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी किसका इस्तेमाल किया है? हम का। और जब तक हम का इस्तेमाल होगा, देयर विल बी नो कांसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पावर। क्योंकि एब्सोल्यूट पावर उसी को दी जाएगी जब क्या निकल के आएगा? जिसके अंदर एक्चुअल विल होगी. देखो, एब्सोल्यूट वहीं तो आएगा जहाँ पर क्या कांसेप्ट होगा? मैं। क्या हम में कभी एब्सोल्यूट आ सकता है? इसीलिए देखो, हमको ज़्यादा जस्टिफाइड कहाँ किया गया है? हमको कैसे-कैसे जस्टिफाइड किया गया है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जस्टिफाई किया गया। क्योंकि आप कहीं भी देख लो, कभी आपने ये लिखा है, कहीं पर भी पढ़ लो आप, कहीं पर भी, जैसे आर्टिकल 74 देखो आप। आर्टिकल 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति किसकी एड एंड एडवाइस से काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Council of Ministry. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? हम. क्योंकि हम में एक लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। काफी. हम की परिभाषा क्या है? इसमें एक तो नहीं हो सकता, पर कितने भी हो सकते हैं, कितने भी? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि हम चलेगा हर जगह। क्या मैं समझा पाया? तो लोकतंत्र को सबसे बढ़िया परिभाषित करने का तरीका है वी द पीपल। People. और इस क्लास के बाद एक कोशिश करेंगे आप लोग, यूएसए का प्रिएम्बल ढूँढेंगे। यूएसए का प्रिएम्बल देखेंगे वो कहाँ से शुरू होता है, ठीक है? चलिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा। तो यहाँ से भी पता चलता है वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में भी असल में रियल पावर किसके पास है? लोगों के. लोगों के पास। क्या मैं समझा पाया? येस और नो? Yes, sir. अब देखो, पहले पिक्चर देखो, मंडेला फॉर प्रेसिडेंट। देखो क्या यार, आदमी देखो, अगर आपको इतने लोगों के बीच काम कमाना है, तो सोचो तपस्या, कितने साल की तपस्या करी इन्होंने? 28 साल। कहाँ रहे ये? जेल में.
तो वही होता है, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ़ किताब पढ़ के मैं बहुत लाइफ़ में आगे नहीं, याद रखना आपको बहुत तपस्या भी करनी पड़ती है, ठीक है? तभी आपका इतिहास में नाम आता है। तो ये हमें इतिहास सिखाता है, राइट? गांधी तो यहाँ जो गांधी जी थे वो भी तो जेल में गए थे, तो उसको भी एब्सोल्यूटली, तो एब्सोल्यूटली। अब देखो 1994 में क्योंकि मैंने कहा था 2 साल लगे इनके संविधान को बनने में और 1992 में ये छूटे थे, तो 2 साल जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 1994, हालाँकि संविधान लागू कब किया इन्होंने? 1996। तो देखो जहाँ कहा जा रहा था कि जो देश जो है, जो पूरी दुनिया मानती थी ये मोस्ट अनडेमोक्रेटिक है, आज वो फेमस है किस नाम से कि डेमोक्रेसी हो तो इंडिया जैसी या डेमोक्रेसी हो तो साउथ अफ्रीका जैसी। इसलिए आपने सुना होगा गांधी जी और मंडेला को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। मानते हैं ना ये बात? जैसे हमारे यस, हमारे जो फादर है, हमारे राष्ट्र के जो पिता है वो कौन है? गांधी जी। वैसे ही अफ्रीका कभी आप जाएँगे साउथ अफ्रीका तो वहाँ पर जो राष्ट्रपिता है कौन है? नेल्सन मंडेला। मंडेला, राइट? ये देखो, ठीक है? और एक मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ हाँ? एक बार मुझे बताएँगे कि साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन क्यों कहा गया है? ये मैं हालाँकि इसका आंसर इनडायरेक्ट वे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार इसमें आप लोग रिसर्च करेंगे और ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? चलिए, एक बार ज़रा स्लाइड को पढ़ो ये तो बहुत आसान है और मुझे बताओ हाँ से समझ में आ गया, पढ़ो। समझ में आ गया ना? जैसे हम लोगों का है ना, जैसे हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से सिलेक्शन हो, मेरे थ्रू आप लोग का सिलेक्शन हो, वो तभी हो सकता है जब हम सब मिलके काम करेंगे। हमारे आपस में क्या होगा? दृढ़ संकल्प, ठीक है? और आगे मंडेला साहब क्या कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। इसको भी ज़रा एक बार आप क्विक रीडिंग मारिए। क्या खूबसूरत बात है देखो। अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इन्वर्टेड कॉमास बंद होंगे। पहले आधा-आधा पढ़ लेते हैं। ये बात याद करिए मैंने कल भी आपको पढ़ाई थी कि अब काले लोग गोरों का क्या नहीं करेंगे? शोषण। हम किस सिद्धांत पे चलेंगे? समानता। तो ये अपील कौन कर रहा है? नेवर परमिट अ रिपिटिशन ऑफ अवर रेसिस्ट, ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट। यानी कि हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि हमारा इन लोगों ने काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन किया था, अब हम भी इनका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। इस विचारधारा यानी कि दुश्मनी, यानी कि बदला वाले सिद्धांत पे हम नहीं चलेंगे। ये बात किसने बोली? नेल्सन मंडेला साहब। आगे देखो परंतु तो इवेंचुअली ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं हम एक अपने देश में बदलाव लाएँगे और इस बदलाव को हम किसका दर्जा देंगे? चार्टर का। किसका दर्जा देंगे? चार्टर। चार्टर। अब चार्टर का मतलब होता था भगवान का आदेश। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। चार्टर का मतलब होता है भगवान का आदेश। देखिए जब राजा जो होता था, जब उसके पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी। कैसी पावर हुआ करती थी? एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट मोनार्की आपने सुना होगा। जब राजा को भगवान का दर्जा मिलता था और राजा कोई आदेश निकालता था, उस आदेश को हम क्या कहते थे? चार्टर। चार्टर। इसीलिए आप जब अपना पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, तो उसमें चार्टर दिखता है ना आपको? दिखता है? हाँ जी सर। नहीं तो आपको चार्टर नहीं दिखता, वो असल में चार्टर एक्ट है। क्या है? चार्टर एक्ट। यानी कि इस समय मोनार्की के पास एब्सोल्यूट पावर खत्म हो गया था। एक्ट मतलब डेमोक्रेसी। तो ये मिलके काम करते थे क्योंकि कभी भी आएगा क्योंकि आपने देखा राजशाही से हम लोग लोकतंत्र की तरफ गए। क्या कहा मैंने? आज के समय पर आपको हर देश क्या दिखता है? लोकतांत्रिक। मानते हैं मेरी बात? तो जब एक राजशाही मोनार्की से जब आप लोकतंत्र की तरफ जाओगे, तो बीच वाला फेज़ क्या कहलाएगा? जहाँ पर दोनों की विशेषताएँ आपको दिखेंगी। तो इसी फेज़ को हम कहते हैं चार्टर एक्ट। क्या मैं समझा पाया आपको? तो पॉलिटी में कभी भी आपका चार्टर आपने नहीं पढ़ा होगा। आपने हमेशा चार्टर एक्ट ही पढ़े होंगे। यानी कि ये है ट्रांसफॉर्मेशन फेज़। क्या मैं समझा पाया? येस और नो? यस सर। पर मैं इससे भी पीछे आपको ले जा रहा हूँ, जब चार्टर यानी कि जब राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता था और वो कोई भी आदेश लाएगा, तो उसमें कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं होता था। तो उसको हम कहते थे चार्टर। तो चार्टर का एक दर्जा क्या है? भगवान का आदेश, जिसमें हम कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर मंडेला साहब क्या कह रहे हैं, एक तरह से वो एक भगवान का आदेश कह रहे हैं कि हमने अपने देश को परिवर्तित करना है और किस आधार पे परिवर्तित करना है? सबको समानता देनी है। गोरे-काले को, महिला-पुरुष को, सबको। यानी कि समानता की बात कर रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। क्या मैं समझा पाया? ये सुन जी सर। ठीक है? और देखिए जो भी मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है उसको लिख लिया करो, ठीक है? क्योंकि इस स्लाइड में आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट चेंज हो रहा है, ठीक है? 2.2 आ गया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बड़ा अच्छा आपको समझा रखा है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब जरा एक बार रीडिंग मारेंगे क्विक और मुझे बताएँगे हाँ सर रीडिंग मार ली। फटाफट मारिए क्विक। हो गया? यस सर। तो इसमें कीवर्ड है ये वाला, कीवर्ड है इसमें ये वाला। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जो एग्ज़ाम्पल आपको समझाना पड़ेगा मुझे इसके लिए हाँ, इसका एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको शादी। देखिए जैसे एक महिला-पुरुष की शादी होती है, ठीक है? अब शादी हुई। अब शादी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, शादी में एक मैरिज सर्टिफ़िकेट बनाया जाता है, येस और नो? है ना? अब मुझे बताओ अगर एक लड़का-लड़की आपस में प्रेम करते हैं और वो शादी करते हैं, तो इसमें मैरिज सर्टिफ़िकेट की एक कानूनी कार्रवाई करने की क्यों ज़रूरत है? लड़का-लड़की साइन क्यों करते हैं बताओ? वो तो प्यार है उनका, फिर भी हमें मैरिज सर्टिफ़िकेट क्यों बनाना पड़ता है बताओ? सर बाद में डिवोर्स वगैरह हो तो। ओहो! वाह! नहीं, बात लड़का-लड़की जब करीब आते हैं ना, तो बात ट्रस्ट की नहीं होती है, बात भरोसे की नहीं है, बात है ज़िम्मेदारी की। बात किसकी है? ज़िम्मेदारी की। कल होता है ना कि प्रेम कम कम होने लग गया, जितने आप करीब आए, प्रेम दूर भागने लगता है और प्रेम दूर भागने लगा, तो लड़के ने छोड़ दिया कभी भी लड़की को।
है ना? तो बात सिर्फ भरोसे के आधार पे नहीं होती, बात होती है लीगल भी करना होता है। क्या होता है? लीगल। क्योंकि कभी भरोसा कभी-कभी क्या होता है, आपका जो शादी है, उसमें प्यार कम होता जा रहा है, क्योंकि आप करीब आ गए हैं। अब क्या है, कभी भी कोई बिना अगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आदमी डरेगा। जैसे मुस्लिम वर्ग में आपको पता है 4 शादियाँ अलाउड हैं, हाँ जी सर। तो आपने देखा होगा वहाँ का हर आदमी 4 शादी कर लेता है। और महिलाओं की स्थिति कभी आप देखिएगा, अगर आपके नून में कोई महिला है, जिसने ये फेस किया है, तो आपको पता चलेगा महिलाओं का क्या शोषण होता है, राइट? तो व्हाट आई मीन टू से यहाँ पर बात ट्रस्ट की नहीं होती, यहाँ पर बात होती है उसको लीगल करने से डर की। क्योंकि मैरिज में जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो अगर लड़के ने लड़की को छोड़ा, तो भैया आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी उसको, जिसको हम एलिमनी कहते हैं। मानते हैं ये बात? हाँ जी और सर। बच्चे हो गए, तो बच्चों की पूरी फी स्कूलिंग वो करेगा। तो इस वजह से कभी-कभी डर की वजह से भी रिश्ता कायम रहता है। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. यस और नो? तो यही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने जो आपको शादी बताया, शादी को आप समझ एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गई। तो मेल में आप रख लो अफ्रीकन लोग, नेटिव लोग रख लो यहाँ पर, और फीमेल में रख लो आप अंग्रेज। अब क्योंकि देखो अपार्थिड सिस्टम खत्म हो गया है ना? अब सारी की सारी सत्ता किस पे आ रही है? मेल के, यानी कि हमारे नेटिव के पास आ रही है। अब दुश्मनी तो ये निकालेंगे ना, बात भरोसे की नहीं है, कहीं न कहीं तो दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत को हमें सुरक्षित करना पड़ेगा, हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, और इसीलिए जन्म किसका होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है? और भारत में भी देख लो, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी नियम दिए गए हैं, वो नियम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि समाज में वो होता है। समाज में वो होता है, और अगर वो समाज में होता है तो उसको काबू करने के लिए नियम दिए गए हैं। जैसे एक एग्जांपल, आर्टिकल 17 क्या है? Untouchability. और बिलीव मी, मैंने यहाँ पर ऐसा-ऐसा देखा, जैसे गढ़वाल में खासकर मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, आपको पता है, जैसे कि मेरे को बड़ा सीखने को मिल रहा है, नो डाउट। तो मैंने देखा गढ़वाल में, पूरा किस्सा तो नहीं बता सकता, वो ठीक नहीं है, बट इतना याद रखना, मैंने ये देखा कि कुछ लोग, हम रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे, तो कुछ लोग जो थे वो बाहर बैठे हुए थे, तो उनको अंदर ही बुला रहा था वो। तो मैंने दुकानदार से पूछा ये अंदर क्यों नहीं? तो उसने कहा ये लोग, एक बड़ा गंदा शब्द लिया उसने, मतलब इवेंचुअली वो लोग दलित वर्ग के थे। क्या थे? तो गढ़वाल सोचो, रेस्टोरेंट में नहीं आने दिया। और अगर आप ऐसे पब्लिक प्लेस में नहीं आने दोगे, कौन सा आर्टिकल का वायलेशन है? एक तो आर्टिकल 17 तो आ ही गया। इवन आर्टिकल 15। आप सोचो, यानी कि समाज में अभी आपको, जैसे चंडीगढ़ में रहते हो तो नहीं पता चलता, पर आप कभी ना ग्रामीण क्षेत्रों में आओ, तो बिलीव मी गाइस, आपको आज भी दिखेगा ये। तो यानी कि समाज में कुछ होता है, उसी को बचाव के लिए ये नियम हमें कहाँ दिखता है? संविधान में। मानते हैं ये बात? समझे? जी सर। तो यही चीज़ इसीलिए हमें चाहिए संविधान। अब कभी आपके मेंस में आ गया ना, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इस तरह का वाक्य आना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट द ट्रस्ट। बात भरोसे की नहीं है, बात है ज़िम्मेदारी की। बात भरोसे की नहीं है, बात है ज़िम्मेदारी की। इसीलिए हमें लीगल प्रोसीडिंग्स चाहिए होती हैं। इसीलिए हमने इस्तेमाल किया वी द पीपल से शुरुआत करी है, और कहाँ लिखा है? गिव टू अवर्सेल्फ दिस, Constitution. और गिव टू अवर्सेल्फ दिस हमें क्या दिखाता है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या दिखाता है? क्योंकि संविधान खुद एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ से हम क्या सीखे? संविधान हमें क्यों चाहिए? कि बात ज़िम्मेदारी की नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बात भरोसे की नहीं है, बात है ज़िम्मेदारी की। क्या मैं समझा पाया? जी सर। अब देख लो, इसीलिए यहाँ पर देखो ये लाइन पढ़ो ज़रा, प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। किसकी? जो लोग अब माइनॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि गोरे लोग। और इसीलिए भारत में भी आपको दिखता है किस तरह से आर्टिकल 29 और 30 दिया गया है, जो किसको डील करता है? माइनॉरिटी को। अच्छा, एक चीज़ देखो, आप में से काफ़ी लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं, है ना? लक्ष्मीकांत से। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम सीधे आर्टिकल 29, आर्टिकल 17, यानी कि कॉन्सेप्ट्स में हम आर्टिकल रख रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? किस तरह से मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे मैं क्या रख दे रहा हूँ? आर्टिकल्स। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब आप सभी मैच्योर हो गए हैं, कि सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के क्या आप पेपर दे सकते हो? मेंस लिख सकते हो? नो सर। और मेरा मेरा एक तजुर्बा है, बिलीव मी, मेरे अंदर है वो आर&डी। मुझे लगता है पहले लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, फिर एनसीईआरटी में आना चाहिए। पहले हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, और फिर एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने का मज़ा ही दूसरा था। तभी मैंने, आपने देखा होगा, एनसीईआरटी शुरू करी है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो हाँ जी एनसीईआरटी सर। का ये खूबसूरती है, खासकर पॉलिटी के लिए। हिस्ट्री तो सब वही चीज़ होती है जो हम पढ़ रहे हैं, पर पॉलिटी में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए। आइए। अब देखिए क्या है कि अगर संविधान बन रहा है, तो संविधान ऐसा तो नहीं है ना कि एक पॉइंट पे बन जाता है ना? जैसे मैरिज सर्टिफिकेट तो उसी समय साइन हो जाता है, चलो वो ठीक है, वो एक 2 लोगों के बीच की बात है, या 2 परिवारों के बीच की बात है। वैसे 2 परिवारों के बीच की बात क्या है? 2 लोगों के बीच की बात है। चलिए वो समझ में आता है, पर जब बात देश की है, तो देश में 1 दिन में तो नहीं होगा ना, इसीलिए भारत जैसा देश 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। तो ये एक लॉन्ग नेगोशिएशन है। क्या है? इसमें काफ़ी चर्चाएँ होती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा संविधान सभा की काफ़ी डिबेट हुई थी, वॉल्यूम्स हुए थे, और आप पढ़ते ही हैं कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई थी, वो भाग 3 की हुई थी, पार्ट 3 की हुई थी। वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स। Fundamental right. अब देखिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप उसको पॉलिटी का सहारा ले रहे हो। तो इसलिए मैंने अभी स्टेटमेंट दिया था कि पहले हमने लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, फिर हमने क्या पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी। क्या मैं समझा पाया? और लॉन्ग नेगोशिएशन होगा, तो ऑब्वियसली हमारे अफ्रीका में भी 2 साल लगे, और भारत में तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। क्योंकि पूरे समाज के बारे में हमने सोचना है ना, और समाज के हर वर्ग के बारे में हमने सोचना है। क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती ये है, इसमें हर वर्ग को शामिल किया जाता है। तो बड़ा ध्यानपूर्वक हर चीज़ों को समझना है, तब जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? संविधान। ठीक है? और यहाँ पर देखो व्हाइट जो है, ठीक है? चाहे व्हाइट है, चाहे ब्लैक है, उनको क्या मिलेगा? 1% वन वोट। ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है? और क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब राइट टू प्रॉपर्टी देखिए, भारत में राइट टू प्रॉपर्टी एक समय फंडामेंटल राइट था, है ना? 1978, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1950 से लेकर 1978 तक राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? एक फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट। फिर 1978 से आज तक ये केवल क्या बन गया? लीगल। लीगल राइट। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, लीगल राइट अभी भी है ये,
लीगल राइट अभी भी है, यानी कि कोई इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता या एक कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता, क्योंकि अभी भी लीगल राइट है। अगर कोई छीन सकता है तो वो है सरकार, वो भी क्या है? सरकार। और अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सोचो कि आज हमारा फंडामेंटल राइट जो है, अगर मैं इसको संपत्ति के आधार पे देखूँ, प्रॉपर्टी के बेस पे देखूँ, तो प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। अब क्वेश्चन है क्या सर स्टेट फिर हमारी प्रॉपर्टी कभी भी छीन सकती है? इसका आंसर है हाँ। इसका आंसर है हाँ, आपका स्टेट आपसे कभी भी प्रॉपर्टी छीन सकता है। बट इसमें एक बात हमेशा याद रखना, हमारा जो देश है वो एक सोशलिस्ट है, क्या है? हम कौन-सी विचारधारा पे चलते हैं? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, यानी कि समाजवाद और समाजवाद में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल किया जाता है। क्या किया जाता है? जो वितरण होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? इक्वल। इक्वल होता है। अब इक्वल का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल है। जैसे कोई 5 साल का बच्चा है, तो उसके लिए 1 रोटी, जो 10 साल का बच्चा है उसके लिए 2 रोटी, इस तरह से। जो 30 साल का है, उसके लिए 4 रोटी। ये होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ऐसा नहीं कि सबको बराबर रोटी देनी है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता समाजवाद में। समाजवाद में होता है इक्वालिटी फॉर द इक्वल्स और अनइक्वालिटी फॉर द अनइक्वल्स, ठीक है? समझ में आ रहा है ना आपको क्या मैं कह रहा हूँ? हाँ जी सर। ठीक है? तो ये है समाजवाद। अब हम समाजवादी भी हैं, इसीलिए राज्य आपसे प्रॉपर्टी छीनेगा ज़रूर, वो ले सकता है आपसे, पर बदले में मुआवज़ा ज़रूर देगा। क्या देगा? मुआवज़ा, बिकॉज़ वी आर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट। तो ये बात हमेशा याद रखना मेरी, हाँ, इसीलिए आप देखते होंगे, कभी कोई भगवान ना करे कि आपकी प्रॉपर्टी से कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास हो रहा है, रेलवे लाइन पास हो रही है, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? आपको जो भी सर्कुलर रेट आपका चल रहा है, वो राज्य सरकार तय करती है और वो सर्कुलर रेट आपको देगी। मानते हैं ना ये बात? या सरकार क्या करती है, आपको कहीं और बसा देगी। आपकी प्रॉपर्टी छीन कर आपको किसी और प्रॉपर्टी में बसा देगी। जैसे टिहरी डैम में एक बार क्या हुआ था, बड़ा भयानक हादसा हो गया था। तो टिहरी वालों को कहाँ बसाया? देहरादून में। वैसे ही 2013 का उत्तराखंड का आपदा आपने सुनी होगी। तो अलकनंदा नदी ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। अलकनंदा नदी ने काफ़ी तबाही मचाई थी। तो आस-पास के जितने लोगों के घर डूबे, तो उनको देहरादून में सेटल किया गया, राज्य सरकार के द्वारा। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज़ वी आर सोशलिस्ट। क्या मैं समझा पाया? हाँ जी और सर। सबसे घातक होता है आपका जब आपकी आइडियोलॉजी है कि आप कैसे देश हैं? पूंजीवादी कैपिटल। और आपका प्रॉपर्टी जो है राइट टू प्रॉपर्टी आपकी केवल क्या है? लीगल राइट। केवल क्या है? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपसे राज्य प्रॉपर्टी छीन सकता है और कोई भी मुआवज़ा नहीं देगा। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट जो है यहाँ पर थोड़ा मात खाता है। क्या मैं समझा पाया? जी सर। ठीक है? अब इसीलिए मैंने थोड़ा ये समझाया है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है इसमें पूरे में क्या रूल है कि इनको राइट टू प्रॉपर्टी दी जाएगी। किसको राइट टू प्रॉपर्टी दी जाएगी? जो माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में कौन है साउथ अफ्रीका में? राइट। तो इनकी प्रॉपर्टी जो है आज भी आई गेस मैं श्योर तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने इनका संविधान पढ़ा नहीं है, पर इतना मुझे थोड़ा बहुत पता है कि इनकी माइनॉरिटी में पूरा इनको क्या मिलता है? पूरा पैकेज। जैसे वो भारत में भी है। भारत में देखो एक एग्ज़ाम्पल लो, एक एक्स आदमी है जो हिंदू है और एक वाई आदमी है जो मुस्लिम है। अब आप सोचो रेलवे ट्रैक जा रहा है, ये यहाँ से रेलवे दोनों की प्रॉपर्टी जा रही है। तो वाई एक्स को अगर रेट दिए जा रहे हैं ₹100 टेक एन एग्जाम्पल इसकी प्रॉपर्टी छीनी इसको ₹100 दे दिया। पर वाई को क्या है ₹100 नहीं, वाई को कितने देने पड़ेंगे? ₹200। पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि ये रोड जो है ये ऐसे निकल जाए, वाई की प्रॉपर्टी को ना छीने। क्योंकि जब आप आर्टिकल 29-30 पढ़ोगे ना तब आपको ये दिखेगा कि इनको एक इंस्टीट्यूशनल राइट्स भी बहुत तगड़े मिलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले तो राज्य से ये कोशिश की जाएगी कि वो वाई की प्रॉपर्टी में ना घुसे, क्योंकि वाई क्या है एक माइनर। हाँ, अगर घुसता भी है तो उसका जो कंपनसेशन है, उसमें वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, बकायदा ज़्यादा ही देगा, क्योंकि दे आर इन माइनॉरिटी। इसलिए तो आपने देखा होगा बहुत सारे धर्म बार-बार आंदोलन करते हैं कि हमें कहाँ शामिल करो, माइनॉरिटी। ठीक है? चलिए। अब ये देखो, अब हमने ये देखा कि संविधान का मतलब ही है कि एक नेगोशिएशन, एक आपसी सहमति और ध्यान दीजिएगा, वही अब विवाह में मैं फिर आ रहा हूँ, शादी में फिर आ रहा हूँ। शादी ऐसा एक रिश्ता है जिसमें अब जैसे मेरी कोई सोच है, राइट? अब मेरी सोच और ऑब्वियसली एक लड़की है, उसकी सोच क्लैश करेगी, क्लैश तो करेगी। तो कहीं न कहीं मुझे अपनी कुछ सोच का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कहीं न कहीं वो जो लड़की है, बालिका है, उसको भी अपनी कुछ सोच का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी नेगोशिएशन होगा। मानते हैं ये बात? है ना? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट तभी होते हैं जब समझौता होता है। तो थोड़ा तो अपनी है ना, हमें समझौता करना पड़ता है। तो यानी कि जो हमारा संविधान है, अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट है समाज का, तो उसमें अलग-अलग वर्गों के लिए क्या किया गया है, कुछ समझौता किया गया है। अब इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सभी धर्मों को आप पकड़ लो, मैं आर्टिकल 26 को उठा रहा हूँ। क्या उठा रहा हूँ? आर्टिकल 26। अब आप देखो इसमें साफ लिखा है कि आप रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे सिख धर्म के लोग हैं, उनको exemption मिला हुआ है कि वो हेलमेट नहीं पहनेंगे। क्या नहीं पहनेंगे? क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक पग में, एक पगड़ी में हेलमेट पहन सकें। तो क्या सिख आदमी को हेलमेट पहनना कंपल्सरी नो सर। है ना? तो इस तरह से आपने देखा होगा कि अब जैसे मैं एक हिंदू वर्ग से हूँ, मैं सरकार से ये नहीं, पुलिस वाले से ये नहीं कह सकता भैया मैं हेलमेट तुमने तो यार उस सिख का पंजाबी आदमी का चालान नहीं काटा, मेरा क्यों काट रहे हो? है ना? मेरा क्यों? मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। पर सिख आदमी जस्टिफाई करेगा क्योंकि उसके धर्म के हिसाब से, क्योंकि आर्टिकल 26 उसके धर्म को मानने के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, वो फॉलो करने की आज़ादी देता है आर्टिकल 26। तो आपको पता है सिख धर्म में आप केश नहीं कटाते हैं, सुनो, और आप पगड़ी पहनते हैं। तो वो जस्टिफाई कर पा रहा है ना आर्टिकल 26 की वजह से। और इसलिए उसको क्या है, अब कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़? मुझे। तो क्या मैं समझा पाया आपको कि संविधान अगर आप ध्यान से समझेंगे तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। येस और नो? मानते हैं ना मेरी बात? जी सर। Yes, sir. अब आपको ये चीज़ समझ में आई है, तो यहाँ से हम समझ गए कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यानी कि नेगोशिएशन में हमेशा, समझौतों में हमेशा क्या होगा, एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा। थोड़ा बहुत, हाँ, सारा नहीं होता कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत। अब है क्वेश्चन ये कॉम्प्रोमाइज़ को, है ना, लागू कैसे किया जाएगा?
ये कॉम्प्रोमाइज़ को लागू कैसे किया जाएगा? अब इस कॉम्प्रोमाइज़ को जब आप लागू करोगे, तो केवल भरोसे के आधार पे लागू नहीं कर सकते। भरोसे के आधार पे लागू नहीं कर सकते। इसमें आपको कहीं न कहीं स्ट्रिक्ट रूल भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है? अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब है, जैसे इसी को देख लो, मैंने कल हेलमेट नहीं पहना, तो क्या मेरा चालान होगा? हाँ जी, होगा। जी सर, होगा। क्योंकि ये एक मैंने अपराध किया है, मैंने एक सिविल लॉ को तोड़ा है क्योंकि हेलमेट पहनना कंपल्सरी है, तो मेरा चला इसलिए मुझे हेलमेट पहनना ज़रूरी होगा क्योंकि ये सिर्फ़ भरोसे से नहीं चलेगा। कोई मुझसे संविधान ऐसा नहीं कहेगा कि तुम्हारा धर्म जस्टिफ़ाई नहीं करता है कि तुम पग नहीं पहनोगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हेलमेट पहनोगे। ये सिर्फ़ भरोसा नहीं होता है, इससे रिलेटेड कानून भी बनाने पड़ते हैं। इससे रिलेटेड क्या होता है? कानून भी बनाने पड़ते हैं। इसीलिए क्या समझा रहा हूँ मैं, जो संविधान है, संविधान में एक प्रोसीजर दे रखा है कि संविधान में जो भी समाज जितना आगे बढ़ेगा, उसको मैनेज करने के लिए जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर होता है, उसको एक शक्ति दे रखी है जिसे हम कहते हैं एक्ट। एक्ट के माध्यम से एक्ट के माध्यम से जो भी संविधान में नेगोशिएशंस हुए हैं, जो भी नियम दिए गए हैं, उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा एक्ट के द्वारा। व्हाट आई मीन टू से, क्या संविधान में कहीं पे लिखा है कि कोई हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसका ₹1000 का चालान होगा? ऐसी ऐसी बात संविधान में लिखी होती है? नो सर। नहीं ना। तो संविधान का आर्टिकल 26 जो एक रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है, उसके आधार पर हमारी पार्लियामेंट क्या करती है? कानून बनाती है। या हमारी जो राज्य की विधानसभाएँ हैं, वो भी क्या बनाती है? कानून बनाती हैं और उन कानूनों के द्वारा ऐसी गतिविधियों को दंडित किया जाता है। क्या मैं समझा पाया? पनिश किया जाता है। तो इवेंचुअली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सिर्फ ट्रस्ट के आधार पे बात नहीं होती है, क्योंकि ट्रस्ट कभी भी भविष्य में क्या हो सकता है? टूट सकता है। टूट सकता है। ठीक है? अब आगे देखो, आगे और समझ में आएगा। तो एक ही तरीका है इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए, ये जो भरोसा है इसको मेंटेन करने के लिए, वो क्या है? रूल और है। ये रूल ज़्यादातर कौन बनाएगा? इलेक्टेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो भारत में भी देख लो, भारत में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूल ही परमानेंट माने जाते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या लेके आते हैं? 39 कौन-कौन से आर्टिकल में? 123213। और ये ऑर्डिनेंस की एक सीमा है। ये अस्थायी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। इनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? 6 मंथ। 61 अगर इनको परमानेंट करना है तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? एक्ट। ठीक है? वही चीज़ हमें दिखती है। तो कहने का ये मतलब है कि संविधान में कही हुई बातों को लागू करने के लिए ऐसा लिख के ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो जैसे हमने लिख दिया संविधान में आर्टिकल 17 के तहत कोई भी छुआ-छूत नहीं होगी। बस इतना लिख दिया, बस हो गया। संविधान तो सिर्फ भरोसे पे चल रहा है ना, इसीलिए संविधान 368 भी दे देता है। इसीलिए जब आप पूरा संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी पावर किसको दे देता है? पार्लियामेंट को। कि सिर्फ भरोसे से संविधान में कुछ चीज़ें लिख दी हैं, क्या लोगों से आपको आप बाहर निकलिए, आज 10 लोगों से मिलिए। बिलीव मी 9 लोगों ने संविधान पढ़ा ही नहीं होगा। मानते हैं ना ये बात? है ना? जी सर। उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं होगा। पर उन्हें एक चीज़ से डर लगता होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो है कानून से। किससे डर लगता है? तो संविधान जो है, संविधान को इवेंचुअली हम कह सकते हैं ये एक भरोसा है। क्या है? भरोसा। एक भरोसा है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। भरोसा है ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है? परंतु इसको सुचारू रखने के लिए, जीवित रखने के लिए क्या बनाए जाते हैं? लॉज़। लॉज। और ये लॉज़ कौन बनाता है? इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब देखो, यहाँ से हमने क्या-क्या सीखा? अगर कोई पूछेगा, संविधान क्या होता है? तो संविधान में आप क्या कहेंगे? कि एक लीगल एंटिटी होता है, जो समाज में लोगों के बीच मधुर संबंध कायम करवाता है, एक नेगोशिएशन के आधार पर, एक समझौते के आधार पर, और कहीं न कहीं वो केवल भरोसे के आधार पर नहीं चलता है। वो कहीं न कहीं कानूनों को ये शक्ति देता है कि वो का यानी कि संस्थानों को ये शक्ति देता है, सॉरी, संस्थानों को, और ये संस्थान कैसे हैं? निर्वाचित, इलेक्टेड संस्थान, यानी कि गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। इलेक्टेड गवर्नमेंट को शक्ति देता है कि वो इस भरोसा, जो संविधान का भरोसा है अपने लोगों से, या लोगों को जो भरोसा है संविधान पे, उस भरोसे को कायम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या बना सकता है? नियम। और ये नियम कैसे बन सकते हैं? अगर इनका उल्लंघन किया जाएगा, तो उल्लंघन करने वालों को दंडित भी किया जा सकता है। क्या मैं समझा पाया? आया समझ में नहीं आया? यस सर। तो इस तरह से आप संविधान को परिभाषित करिए तो क्या मार्क्स मिलेंगे सोचिए, है ना? और रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। संविधान क्या है? एक लीगल एंटिटी, पहला स्टेटमेंट ये है। संविधान क्या है? लीगल लीगल। एंटिटी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? संविधान चलता है नेगोशिएशन से, समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच नेगोशिएशन सबकी सुनी जाती है, फिर एक बीच का फैसला निकाला जाता है, जिससे कि सब एक साथ मिलके रहें। और अंत में आपने क्या लिखना है कि केवल ये भरोसे से नहीं चलेगा फिर। इसमें संविधान क्या करता है? एक निर्वाचित संस्थान को यह शक्ति दे देता है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये पावर दे देता है कि वो इन नियमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बना सकते हैं, और जो भी नियम का उल्लंघन करेगा, उसको दंडित भी किया जा सकता है। तो आप सभी जानते हैं समाज बिना डर के चल सकता है, जैसे आपने सुना होगा, वो तो मैं नाम भूल गया, वो क्या है वो न्यूज़ में जो लड़की-लड़का ड्रग्स वाले थे, वो उन्होंने अपने पति को काट के ड्रम में डाला। सर मुस्कान। कल मैं एक साहिल। मीम देख रहा था, मीम ही कहते हैं ना, मुझे पता था, मीम कहते हैं ना, मीम। कल मैं एक मीम देख रहा था, उसमें क्या होता है, एक वाइफ क्या होती है ना, ब्लू कलर का ड्रम लेके आती है अंदर घर में, तो उसका पति डर जाता है। मतलब पतियों की ये हालत हो गई हाँ, है। मैंने भी देखा था। पतियों की ये ये भी मैंने भी देखा था। पतियों की ये हालत हो गई है कि अगर वाइफ ड्रम ला रही है बड़ा-बड़ा तो घबरा जा रहा है। तो आपने देखा है, अब जैसे उसमें अभी मैं देख रहा था चर्चा सुबह, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो लड़की का क्या नाम है उसमें? मुस्कान। मुस्कान। अरे बाप रे! मुस्कान। तो मुस्कान जो है, अब इसमें आ रहा था कि मुस्कान को फांसी की सज़ा दी जाएगी, तो उसमें, क्योंकि हमारे लॉ में इसको कमी कहेंगे आप, बच्चों और महिलाओं को माफ़ किया जाता है। मतलब उसको उम्र कैद तो मिल जाएगी, पर फांसी की सज़ा, नहीं दी और जाएगी। इसमें एक बड़ी चर्चा हो रही है कि इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डर बैठेगा ना, क्योंकि समाज तब तक समाज है जब तक उसमें डर है। यस और नो? पर कानून में आप क्या करें ना, बीएनएस में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाएँ और बच्चे, उनको रियायत मिल जाती है। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है लॉ की, तो मुझे लगता है उसको तो नहीं मिलेगी फांसी की सज़ा, क्योंकि ऑब्वियसली अब कोई भी है ना, कानून से आगे तो कोई नहीं जाएगा। पर वो जो लड़का जो है, लड़का तो गए हो मतलब गए हो।
चलिए, इसको ज़रा फ़ॉलो करते रहना सर देखिए। वो ना क्या कहते हैं, वो मिल भी तो सकती है क्योंकि वो जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन है उसके हिसाब से ना मतलब कहा गया है कि अगर समाज पे असर पड़ता है बुरा किसी भी अपराध का तो वो फांसी की सज़ा दे सकते हैं। हाँ, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, पर इसमें वो भी है ना कि देखो अब अभी मैं कह रहा हूँ कि जितना मुझे समझ में आता है कि लड़की को फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी। अब वो वक़्त बताएगा आपको ना, क्योंकि न्यूज़ में इसको ज़रूर फ़ॉलो करिए। अगर ये बात सिद्ध होती है, तो इसका मतलब मेरी नॉलेज ठीक है इसमें, क्योंकि एक लूप होल है ना कि लड़कियों को फांसी की सज़ा बच जाती है लड़कियाँ। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है? 1 सेकंड टाइम बताना कितना हो रहा है? क्योंकि लंबी क्लास करके भी बोरिंग हो जाता है ना। सर 12:34 12:34 कितने बजे शुरू की थी मैंने क्लास? 11:30 चलो ठीक है, फिर इसको यहीं रोकते हैं, इसको यहाँ देखते हैं, ठीक है? तो ये जो है ना, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है? फाइनली वाला, और इसमें हाँ, थोड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके बाद भी। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, राइट? कोई जी क्वेश्चन सर। किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं ना? चलिए फिर ध्यान रखें और इस